हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। विध्वंस वर्तिका की खुशी को देखते हुए अपनी राइट पैकेट से कुरकुरे का पैकेट और लेफ्ट पैकेट से लीची जूस निकाल वर्तिका की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे लो और खाते हुए मजे के साथ देखो। वर्तिका विध्वंस की बात पर जल्दी से उसके हाथ से कुरकुरे का पैकेट लेकर खाते हुए अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दी तो विध्वंस लीची जूस में स्ट्रॉ डाल उसके हाथ में थमा दी, जिसे खाते पीते हुए वर्तिका विध्वंस की तरफ देखकर बोली, ये जगह तुम्हारे सपने में आई थी? नहीं, हम दोनों यहाँ पर खड़े हैं, ये सपने में आया था, विध्वंस ने जवाब दिया, जिसे सुन वर्तिका सिर घुमाकर विध्वंस की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे सपने देखते हो? क्यों, तुम मेरे सपने नहीं देखती क्या? विध्वंस ने उल्टा सवाल किया, जिस पर वर्तिका कुछ पल सोचने के बाद बोली, मैं अभी अगस्त के साथ डांस कर रही थी, ऐसा सपना देख रही थी, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। फक ऑफ किटन, आई श्योर, शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की नहीं दूंगा, विध्वंस ने वर्तिका की बात पर कहा, जिसे सुन वर्तिका कुरकुरे खाते हुए उसे देखकर बोली, तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है? मैं तो वहाँ करूँगी जहाँ पर डैड कहेंगे। जिसकी बात सुन विध्वंस वर्तिका के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? और अगर तुम्हारे डैड कहेंगे मुझे भूल जाओ तो तुम भूल जाओगे? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, वर्तिका ने लापरवाही से जवाब दिया, जिसके जवाब को सुन विध्वंस 2-3 कदम दूर होकर इधर उधर देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, जिसे वर्तिका देखते हुए बोली, अब हम चले वापस? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, विध्वंस ने गुस्से से कहा, जिसे देख वर्तिका कुरकुरे और लीची जूस के डब्बे को अपने पैकेट में डालते हुए बोली, ठीक है, मुझे रास्ता याद है, मैं अकेले चली जाऊंगी। इतना कहकर वर्तिका जाने लगी, जिसे देख विध्वंस उसे अपनी तरफ खींचकर उसके जैकेट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए गुस्से से बोला, मेरे इमोशंस के साथ खेल रही हो तुम? वर्तिका विध्वंस की हरकत पर डर गई, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भैया को शट द फक अप, हर चीज़ में भैया, डैड खुद नहीं सोच सकती क्या? इतनी छोटी बच्ची नहीं हो तुम, 14 साल की हो चुकी हो, विध्वंस ने गुस्से में कहा, जिसकी तेज आवाज़ पर वर्तिका सिसकते हुए रूंधी हुई आवाज़ में बोली, तुम बहुत बुरे हो। एग्जैक्टली, जब भी बात मेरी फीलिंग्स की आती है मैं हमेशा बुरा बन जाता हूँ और तुम मासूम और अबला नारी बन जाती हो, विध्वंस ने वर्तिका को छोड़ते हुए कहा, जिस पर वर्तिका अपनी आंखों में आ चुके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। ओह रियली? सो टेल मी, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें समझ ना आ रहा हो, विध्वंस ने वर्तिका को घूरते हुए पूछा, जिसके घूरने पर वर्तिका अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे अच्छे लगते हो लेकिन मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? विध्वंस ने आंखें सिकड़ाते हुए पूछा, यही कि रिलेशनशिप में आने के बाद लड़के अजीब अजीब डिमांड करते हैं और अगर उनकी बात ना मानो तो ब्रेकअप करने की धमकी देते हैं, पहले खुद की आदत दिलाते हैं फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए मुझे नहीं आना रिलेशनशिप में, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, वर्तिका ने विध्वंस को घूरते हुए कहा, जिसे देख विध्वंस ताली बजाते हुए बोला, बहुत खूब, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख ली तुमने और बाकी लोगों के साथ मुझे भी इन्वॉल्व कर दिया, ठीक कहा ना? क्यों, तुम नहीं हो ऐसे, इसलिए हो तो बस मैं। ये कहते हुए वर्तिका चुप हो गई, जिसे देख विध्वंस उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, बोलो, अपनी बात पूरी करो, क्या बस में? क्या मैं तुम्हें किस कर रहा था, तुम्हारी बॉडी को टच कर रहा था, यही कहना चाहती हो ना? वर्तिका विध्वंस के जबड़े को पकड़ने पर रोते हुए बोली, तुम हमेशा ऐसे ही गुस्सा दिखाते हो मुझ पर, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, तुम गुस्सा करते हो, मुझे डर लगता है तुमसे, जिसके आंसुओं को देखते हुए विध्वंस का सारा गुस्सा धुआं की तरह उड़ गया और वो उसे कंधे से पकड़ खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, चुप रहो और रोना बंद करो, जिस पर वर्तिका रोते हुए उसे कसकर गले लगा सिसकने लगी, जिसकी सिसकियों को सुनते हुए विध्वंस ने उसके बालों को सहलाने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वर्तिका बिल्कुल चुप हो गई तो विध्वंस उससे अलग होकर अपने पॉकेट से रुमाल के लिए टटोलने लगा, लेकिन उसके पास नहीं था, जिस पर वो अपने गले में बंधे स्कार्फ को निकाल वर्तिका के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, हर बार यही गलती दोहराता हूँ ना, पहले चोट पहुँचाता हूँ उसके बाद सॉरी कहता हूँ,
कम से कम सॉरी कहते हो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चोट तो पहुंचाते हैं लेकिन सॉरी भी नहीं कहते। वर्तिका ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर विध्वंस वर्तिका के लाल गालों को टच करते हुए बोला, तुमसे किसी ने कहा तुम्हारे गाल कश्मीरी सेब की तरह है? हाँ, कहा ना। किसने कहा? विध्वंस ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, जिस पर वर्तिका उसे उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, अभी तुमने कहा मेरे गाल कश्मीरी सेब की तरह है। जिसे सुन विध्वंस गहरी सांस भरते हुए, वर्तु मैं कौन हूँ? दुष्ट राक्षस, वर्तिका ने जवाब दिया। जिसे सुन विध्वंस उसकी चोटी को पकड़ खींचते हुए बोले, डायन, हमेशा ही ऐसे बकवास निकनेम दे दिया। वर्तिका विध्वंस के बाल खींचने पर उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, पहले मेरे बाल छोड़ो। ये कहते हुए उसने जोर से विध्वंस के बाल को खींचा तो विध्वंस ने उसके एक बाल को छोड़ दिया, जिसको छोड़ते ही वर्तिका उसके बाल को जोर से खींचते हुए छोड़कर बोली, तुम्हारे बाल कमजोर हो गए हैं, देखो मेरे हाथ में आ गए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में उलझे 3-4 विध्वंस के बाल को दिखा दिया, जिसे देखकर विध्वंस मुंह बनाते हुए बोला, चलो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। जिसे सुन वर्तिका अपना सर हिलाते हुए उसके पीठ पर चढ़ गई तो विध्वंस उसके दोनों पैरों को पकड़कर संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो? ऐसे ही लेकर आए थे ना, तो ऐसे ही लेकर चलो। वर्तिका ने अच्छे से उसके पीठ पर एडजस्ट होते हुए कहा, जिसे सुन विध्वंस मुंह बनाते हुए चुपचाप नीचे उतरने लगा तो वर्तिका उसके पीठ पर चढ़े हुए बोली, टेल मी वन थिंग। व्हाट? विध्वंस ने कहा, व्हाट इज आवर रिलेशनशिप? हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हैं, तो हम क्या है? वर्तिका ने पूछा, जिसके जवाब में विध्वंस हल्का सा मुस्कुराकर उतारते हुए से अच्छे से पकड़कर बोला, वी आर सोलमेट्स रियली? वर्तिका ने खुश होते हुए पूछा, जिस पर विध्वंस अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये वी आर सोलमेट्स, जो बिना एक दूसरे के कुछ कहे उसकी फीलिंग को समझ जाना है। ये सुनकर वर्तिका मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जिसके सवाल पर विध्वंस रुक गया और सिर घुमाकर वर्तिका की तरफ देखने लगा तो वर्तिका ने उसके नाक पर किस करते हुए कहा, हमेशा साथ रहोगे ना? जिसके जवाब में विध्वंस ने अपना सिर हिला दिया तो वर्तिका खुश हो गई। नीचे पहुंचते पहुंचते वर्तिका सो गई थी, जिसके कारण विध्वंस ने सीधा उसके कैंप में ले जाकर सुला दिया और अच्छे से उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कैंप से बाहर आ गया, जहां से निकल वो अपने कैंप के अंदर चला गया। वहीं अगस्त कब से बाहर खड़ा हुआ था, उसने उन दोनों को जाते हुए भी देखा था। फिर वो एक गहरी सांस भर अपने कैंप के अंदर चला गया। सुबह का वक्त, मनाली, हिमाचल प्रदेश में। शिवांश धीरे धीरे नींद से जगा और सीधा वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला और पानी पीते हुए बालकनी में आ गया, जहां उसने देखा उनके और रॉय कपूर फार्म हाउस के बीच बने बाउंड्री के पास लियो और आर्या खड़े बातें कर रहे थे, जिसे देख शिवांश का चेहरा गुस्से से भर गया और वह जल्दी से अपने कपड़े बदलते हुए बिना किसी जैकेट और गर्म कपड़े के नीचे आए और लिविंग हॉल से होते हुए सीधा गार्डन में चला आए, जहां वैदिक और दीपांजलि बर्फ से खेल रहे थे। जिन्हें इग्नोर करते हुए शिवांश आर्या के पास आ उसके हाथ को पकड़कर बोला, कहा था ना इनसे बात मत करना, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये कहते हुए शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिसे देखते हुए लियो शिवांश से कहने लगा, भाई। ये जिसकी बात को बीच में काट शिवांश गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और मेरी बीवी के साथ ज़्यादा क्लोज ही होना बंद करो। उन दोनों के आर्गुमेंट को देखते हुए वैदिक और दीपांजलि भी वहाँ आ गए और वैदिक शिवांश को पकड़ते हुए बोला, शिव, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवांश वैदिक की बात पर दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, आर्या की तरफ इशारा करके बोला, दीपा, आर्या को लेकर जाओ। आर्या शिवांश की बात सुनकर बोली, लेकिन जितना कहा उतना करो आर्या, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांश ने आर्या की बात को बीच में काट गुस्से में कहा, जिसके गुस्से को देखते हुए आर्या भी घबरा गई और दीपांजलि के साथ चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। लेकिन उसके दिमाग में अब सवाल घर कर चुके थे कि आखिर लियो ने शिवांश को भाई क्यों कहा। जिसके जाने के बाद शिवांश लियो को घूरते हुए बोला, मैंने कल ही तुमसे कहा था ना, मेरे परिवार और मेरी बीवी से दूर रहना। वैदिक शिवांश के गुस्से को देख असमंजस में बोला, लेकिन शिव, हुआ क्या है? लियो अच्छा है, इससे बात करने में क्या बुराई है? इसकी मॉम ने मेरे मॉम को और डैड को मार डाला सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और तुम कहते हो क्या बुराई है?
इसमें मैं इसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 10 साल की उम्र में मुझे अनाथ कर बना दिया इसकी माँ ने। नफरत करता हूँ मैं लोगों से, शिवांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। जिसकी बात सुन वैदिक ने एक शब्द भी नहीं कहा और एक नज़र लियो की तरफ देख शिवांश से बोला, अंदर चलते हैं। जिस पर शिवांश जाने से पहले लियो को घूरते हुए बोला, दूर रहना हम लोगों से। ये कहकर शिवांश जाने लगा जब पीछे से लियो बोला, उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिल चुकी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों से रिश्ता तोड़ दो। जिसे सुन शिवांश के कदम रुक गए और उसने सिर घुमाकर लियो को घूरते हुए कहा, सज़ा मिल गई। अगर वो मर भी जाए ना तब भी मेरे मॉम और डैड वापस नहीं आएंगे। मेरा बचपन वापस नहीं आएगा जो मैंने उन दोनों के बगैर गुजारा है। इसलिए मेरे सपने रिश्ते की बात मत करो। इतना कहकर शिवांश वैदिक के साथ अंदर की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ लियो देखता रह गया जब उसकी नज़र आर्या पर चली गई जो कि खिड़की के पास खड़ी हुई थी। जिसे लियो देखते हुए बोला, बर्दाश्त की बात करता है और मेरा क्या, आपके होते हुए भी अनाथ की तरह मैं रहा। लेकिन इसके पास तो इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसे इतनी अच्छी एजुकेशन, परवरिश, हर चीज़ दी और यहाँ तक कि इतनी खूबसूरत बीवी भी, फिर भी इसे कमी नज़र आती है। इतना कहते हुए लियो आर्या को देखते हुए फार्म हाउस के अंदर चला गया। इधर शिवांश जब अंदर आया तो आर्या खिड़की को बंद कर रही थी। जिसे देखते हुए शिवांश वैदिक से बोला, मेरी एक मीटिंग आ गई है, तुम लोग चाहो तो कल यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं आर्या को लेकर कल मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। वैदिक शिवांश की बात सुन दीपांजलि की तरफ देखने लगा। जिस पर दीपांजलि शिवांश से बोली, ठीक है, आज वैदिक का कॉन्सर्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम कल सुबह निकल लेंगे। जिसे सुन शिवांश ने अपना सिर हिला दिया और कमरे की तरफ चला गया। जिसके पीछे आर्या भी चली आई। आर्या शिवांश के लिए गर्म कपड़े जैकेट निकाल उसे देते हुए बोली, आज ठंड ज़्यादा है, सच में गार्डन में खड़ा होकर उससे बात करते हुए तुम्हें ठंड नहीं लग रही थी और अब बेडरूम में आकर तुम्हें ठंड लग रही है। शिवांश ने बड़े गुस्से से कहा। जिसे देख आर्या असमंजस में शिवांश को देखते हुए बोली, शिव जी, मुझे नहीं पता आपकी और लियो की दिक्कत क्या है, लेकिन उन्होंने कल मेरी मदद की। हाँ, मदद की, हमने थैंक यू भी कह दिया। अब तुम्हें उनसे ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। शिवांश ने उसके हाथ से जैकेट लेते हुए कहा। जिस पर आर्या बिना किसी आर्गूमेंट के चुपचाप बिस्तर को ठीक करने लगी तो शिवांश उसे देखते हुए बोला, अब मुंह फुलाना बंद करो। मैं चुप हूँ, मैं आपसे कोई आर्गूमेंट नहीं चाहती, मुंह नहीं फुला रही हूँ, आर्या ने चिढ़ाते हुए कहा। जिसे देख शिवांश आर्या के पास आ उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, मुझे उससे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, समझी तुम? एंड आई एम डमन श्योर, जो इंसान तुम्हारे पति को पसंद ना हो तुम उसे क्लोज ही नहीं होगी। आर्या शिवांश की बात पर उसे सिर उठाकर देखने लगी तो शिवांश की नज़र एक बार फिर आर्या के गुलाबी होठों पर चली। जिन्हें देखते हुए शिवांश नजरें फेरते हुए वहां से जाने लगा तो आर्या उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, आपको उनसे इनसिक्योरिटी क्यों महसूस हो रही है? आर्या के सवाल पर शिवांश ने फिर से उसकी तरफ देखा और उसके ठंडा हाथों को महसूस करते हुए बोला, आर्या हाथ हटाओ। जिस पर आर्या ने शिवांश के चेहरे से हाथ हटाना चाहा तो शिवांश ने उसके हाथ को अपने गले में लपेट लिया और अपना एक हाथ आर्या के पतले कमर पर लपेट उसके सिर को पीछे से पकड़ अपने होठों पर उसके होठ रख दिया। जिसके ऐसा करते ही आर्या की आंखें बड़ी हो गई। शिवांश आर्या के अंदर से आती हुई भीनी भीनी फ्रेगरेंस की खुशबू में खोते हुए उसे पैशनेट किस करने लगा। आर्या बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई थी। जिसे महसूस करते हुए शिवांश उसके कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत कर उसके होठों के नज़दीक रखकर बोला, आर्या मुंह खोलो। जैसे उसने आर्या को ऑर्डर दिया, जिसके ऑर्डर को सुनते ही आर्या ने धीरे से अपने होठ अलग किया तो शिवांश उसे फ्रेंच किस करने लगा। आर्या को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो रही, जिसे महसूस करते हुए 2 मिनट की किस के बाद शिवांश ने आर्या को होठों को छोड़ दिया। जिसके उसके गुलाबी होठों की लाली मिट चुकी थी और अब वो सुर्ख लाल हो चुकी थी और हल्की स्वेलिंग भी आ गए थे, जो शिवांश की ज़रूरत से ज़्यादा शक करने की वजह से था। आर्या के सांस ऊपर नीचे हो रही थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया। जिसे देखते हुए शिवांश आर्या के कान पर हल्का सा सहलाते हुए बोला, समझी ना, सिर्फ अपने पति पर ध्यान दो। जिसे सुन आर्या ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया तो शिवांश अपना जैकेट ठीक करते हुए बोला,
और अब अपने भाई को फ़ोन करो और कहो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें किस किया है। आर्या शिवांश की बात पर नाराज़गी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम हमेशा यही करती हो। कल रात को भी मैसेज में तुम उसे ही सब कुछ बता रही थी, मैंने देखा था। शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा। जिसे सुन आर्या इधर उधर देखने लगी, जिस पर शिवांश उसके गाल को खींचते हुए बोला, आज लंच में बाहर करेंगे क्योंकि रात को कंसर्ट पर चल रहे हैं हम। जिसकी बात पर आर्या ने अपना सर हिला दिया तो शिवांश आंखें चढ़ाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही साइलेंट मोड पर नहीं चली गई हो तुम? जिसका आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे देख शिवांश मुस्कुराते बोला, अब हमारी केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी बन रही है, वरना तुम तो पहले सिर्फ लड़ती थी मुझसे। शिवांश की बात सुन आर्या ने घूर कर उसे देखा तो शिवांश आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? जिस पर आर्या दांत पीसते हुए शिवांश को घूर उसके पैर पर लात मारते हुए कमरे से बाहर चली गई। जिसके मारने पर शिवांश उछलते हुए उसके अपने पैर को सहला बिस्तर पर बैठकर बोला, सच में पागल है ये? जी कहते हुए शिवांश का गाल लाल हो गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।